सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बेटा। और लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो। इस वीडियो में बेटा हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डायपोल की वजह से। इस बार जो पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा इक्वेटोरियल पॉइंट। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है बेटा, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की वजह से ही कैलकुलेट करी है, लेकिन वो जो बेटा आपका पॉइंट था वो था एक्सियल पॉइंट। आज जो हम डिराइव करेंगे वही डायपोल है और उसी डायपोल की वजह से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा। लेकिन आपको जो पॉइंट है अब वो एक्सियल पॉइंट नहीं है, अब वो जो पॉइंट है वो रहेगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। कोई भी डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे इमेजिनरी, उस पॉइंट उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। सबसे पहले हमें एक डायपोल कंसिडर करना होगा बेटा। तो मान लेते हैं मेरे पास ये माइनस क्यू चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर अब आपको एक डायपोल क्रिएट करना है, तो आपके पास एक माइनस चार्ज है तो दूसरे वाला क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरीके से यहां पर आपके पास क्या है? पॉजिटिव क्यू। यहां पर क्या आपके पास? पॉजिटिव क्यू है। इस तरफ जो आपका जो चार्ज रहेगा बेटा वो माइनस क्यू रहेगा। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, माइनस क्यू। और जो डायपोल की लेंथ है बेटा वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो डायपोल की लेंथ हम लेते हैं हमेशा 12 लेते हैं, और 12 इसलिए लेते हैं ताकि जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा? कहीं सेंटर ऑफ डायपोल होगा। तो अब मैं यहाँ पर बेटा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा जो कहां से पास करेगी? इसके सेंटर से। तो ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलूंगा? इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट P मान सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेटर लाइन है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट P है जहां पर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया? P। और जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है बेटा, वहां पर हम अपनी तरफ से टेस्ट चार्ज रखते हैं। मान लो यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है बेटा? Q0। अगर ये पूरा डिस्टेंस 12 है बेटा, अगर ये पूरा डिस्टेंस लेंथ ऑफ डायपोल 12 है, अगर ये सेंटर पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस होगा L होगा, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी L होगा। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, और ये सेंटर ऑफ डायपोल है। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं? पॉइंट O। इतनी बात आई समझ में? अब मेरे को क्या निकालनी है? इस पूरे डायपोल की वजह से पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। देखो ये चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फिर हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है। सबसे पहले मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, फिर निकालनी है पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आर क्या है? डिस्टेंस, और फ्रॉम दैट चार्ज। अब मेरे को यहाँ पर थोड़ी और लेबलिंग करनी है। मान लो ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे बेटा? देखो यहाँ से डिस्टेंस पॉइंट P का कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, और तो मैं ना यहाँ से लेके ना यहाँ से लेके यहाँ से डिस्टेंस कितना ले लेता हूँ बेटा? R। तो कंसिडर अ डायपोल हैविंग लेंथ 12 कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q बेटा, and consider a point P at a distance R from the center of dipole where we have to calculate the net electric field। तो सबसे पहले जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालूंगा। ठीक है बेटा, मान लो ये पॉइंट A मान लिया मैंने और ये पॉइंट B मान लिया, तो ए बी क्या है बेटा? आपके पास एक डायपोल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मान लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 को मान लेता हूं ड्यू टू नेगेटिव क्यू। कौन से पॉइंट पर है? कौन से पॉइंट पर है बेटा? एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का फॉर्मूला के चार्ज कौन सा आपके पास? माइनस क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? माइनस क्यू, और P पॉइंट में कितना डिस्टेंस है बेटा? ये आपके पास आ गया AP डिस्टेंस, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो अब मैं डिस्टेंस को भी डिनोट कर देता हूं इस तरीके से, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा,
AP का स्क्वायर। अब बात करते हैं AP की वैल्यू क्या रहेगी बेटा। AP की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। AP की वैल्यू पुट करने के लिए बेटा ध्यान से देखिए, आपको एक राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा और मान लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द डेरिवेशन में ये एंगल कितना मान लेते हैं बेटा, हम थीटा। तो मेरे को AP की वैल्यू चाहिए। आपको एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, मैं इस राइट ट्राइंगल को इजी करने के लिए बाहर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये है आपके पास वो राइट ट्राइंगल, ठीक है बेटा। ये आपके पास राइट ट्राइंगल है और ये पॉइंट है, मान लो A है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। ये डिस्टेंस कितना है, R है, ये कितना है, L है और आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, AP की। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है, देखो बेटा ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बन गया बेस, लॉन्गेस्ट साइड होगी बेटा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर माना परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लिया मैंने R स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या ले लिया, L स्क्वायर। समझ में आई बेटा। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, AP के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो AP का स्क्वायर ही आपको चाहिए। तो आपके पास अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वन हो जाएगा वो आएगा KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपको मैग्नीट्यूड मिल गया कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है बेटा, KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड वन की डायरेक्शन की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड वन की डायरेक्शन अगर आपको बतानी है तो आपको यहाँ डायग्राम में देखना पड़ेगा। माइनस क्यू चार्ज है और वो क्यू नॉट है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब आप ये देखेंगे ये माइनस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अब आप सभी को पता है बेटा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट जो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, सेंटर टू सेंटर। तो इस डायरेक्शन में ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मान लो फोर्स कितनी लग रही है, F1। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है बेटा उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डायरेक्शन जो है आपकी वो अलोंग AP है या PA है। तो P से A की तरफ है तो मैं यहां लिख देता हूं अलोंग PA, ठीक है बेटा। अब मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 मैं पहले लिख देता हूं कि जो E2 है वो किसकी वजह से है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। जैसे E1 ड्यू टू माइनस क्यू थी, ऐसे ही ये है ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। और कहां कैलकुलेट करेंगे, एट पॉइंट P। तो E2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा KQ बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आएगा अब यहाँ पर, पॉजिटिव Q से Q नॉट तक की जो दूरी रहेगी बेटा वो रहेगी BP का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपको फिर किसकी वैल्यू चाहिए, BP की वैल्यू चाहिए। तो BP की क्या वैल्यू होगी, तो सबसे पहले मैं B और P को कनेक्ट कर देता हूं। तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए ये R है ये L है। जैसे इस तरीके से यहां पर जो आपने देखा ये R था ये L था, तो जो AP की वैल्यू आई थी वही वैल्यू किसकी आएगी, सिमिलरली BP की। तो BP की भी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगी आपके पास R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से। अब मेरे को क्या बतानी है, इसकी डायरेक्शन। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा जो आपके पास टेस्ट चार्ज है बेटा ये भी क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। अब रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा वो हम समझते हैं। ये पॉजिटिव क्यू इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये मेरे पास इस तरफ ये फोर्स एक्सर्ट करेगा F2। और जिस डायरेक्शन में कोई भी चार्ज पर फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डायरेक्शन आ गई मेरे पास E2 की। अब E2 की जो डायरेक्शन आई है वो आपको साथ के साथ यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो अलोंग कौन सा आया है, BP। BP देखो पहले डायरेक्शन थी P से A, तो अलोंग PA। अब B से P है
तो अलोंग बी पी। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट नेगेटिव क्यू की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई है, और इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बेटा E2 की वजह से। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देखें कि जो E1 का मैग्नीट्यूड आया है वो किसके इक्वल आया है, E2 के इक्वल आया है। तो इसको मैं मान लेता हूं E, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं, E। सॉरी बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E, और ये वैल्यू भी किसकी आ गई, E की। तो अब एक पॉइंट पे बेटा कितने वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, बेटा एक पॉइंट पे यहां पर अब दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आपको वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझ में आएगा जो हम 11th क्लास में करते हैं। तो देखो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है, मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा, ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जो डायपोल की लेंथ के अकॉर्डिंग पैरेलल है। ये थीटा है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। देखो ये जो एपी लेंथ है और बीपी लेंथ है दोनों इक्वल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों ट्राइंगल की जो दोनों लेंथ है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया है तो ये वाला एंगल भी बेटा हम थीटा लेंगे। और ये जेड बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और इसी तरीके से ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होएगा, थीटा होएगा। ठीक है बेटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये एंगल थीटा कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मेरे को क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ये जो आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज आई हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इनको रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में। यानी कि E1 वेक्टर को रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में। अब वो किस तरीके से रिजोल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। E1 वेक्टर थीटा के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो सॉरी एंगल है थीटा है। इस E1 के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। थीटा के साथ जो डायरेक्शन होती है ये बन जाएगा आपके पास E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि नीचे की तरफ एक कंपोनेंट बन जाएगा इस तरफ। यहां पर जो कंपोनेंट का नाम होगा वो होगा E1 sin थीटा। ये कंपोनेंट्स किस तरीके से बनते हैं ये आपको 11th क्लास में बताया जाता है। तो E1 के कितने कंपोनेंट्स हो गए बेटा, दो। एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है बेटा, E1 cos थीटा, और नीचे की तरफ हो गया E2 cos थीटा। अब इसी तरीके से मेरे को E2 वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं। अब ये एंगल मैंने क्या माना है, थीटा, ये थीटा था तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब E2 के भी दो कंपोनेंट, थीटा के अलोंग, तो थीटा के अलोंग मैं बनाता हूं, थीटा के अलोंग इसी डायरेक्शन में, तो दूसरे वेक्टर का नाम क्या होगा, E2 का अलोंग थीटा हमेशा कंपोनेंट क्या होएगा, E2 cos थीटा। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा वो E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर। देखो पहला आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है बेटा उसके साथ हमेशा cos थीटा लगता है, और जो दूसरा कंपोनेंट बनता है उस किसी भी वेक्टर का वो हमेशा किस तरीके से बनेगा, जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है उसके हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। तो E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर आपको क्या ड्रॉ करना है, दूसरा कंपोनेंट। तो मैंने यहां से ये दूसरा कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया बेटा, यहां से क्या ड्रॉ कर दिया, दूसरा कंपोनेंट। तो मैं यहां से तो इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है बेटा, अब कंपोनेंट्स की बात है वो मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा कि कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाते हैं अगर आपको नहीं भी आता। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा E1 वेक्टर ये था, इसके कितने कंपोनेंट बने, दो। इस तरफ बना E1 cos थीटा, नीचे बना E1 sin थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट थीटा के साथ, दूसरा कंपोनेंट कह रहा हूं मैं इसकी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है लेकिन हमने इधर लिया क्योंकि जो आपका मेन वेक्टर है वो हमेशा दोनों कंपोनेंट्स के बीच में लाई करना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने E2 का
इस तरफ क्या आ गया E2 cos थीटा, तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर हो और जो मेन वेक्टर आपका फॉर एग्जांपल ये E2 है ये हमेशा इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब आपके पास कहानी क्या बन चुकी है वो समझते हैं। अब आपके पास वेक्टर्स किस तरीके से, देखो बेटा ये है E1 cos थीटा, ठीक है, और ये है आपका, ये है E1 sin थीटा, इस तरफ है E1 cos थीटा और इसी तरफ क्या है E2 cos थीटा और एक ऊपर की तरफ क्या है E2 sin थीटा। कुछ ऐसे आपके पास वेक्टर आ रहे हैं, E1 sin थीटा, इस तरफ E1 cos थीटा और इसी तरफ क्या है E2 cos थीटा और इस तरफ क्या है E2 sin थीटा। तो आपके पास चार वेक्टर्स आपको एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखिए। दो वेक्टर्स को ध्यान से देखिए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। पहली बात तो दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि दोनों जो वैल्यूज हैं E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो हमने यहाँ पे देखा था कि जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, E2 के, क्योंकि जब हमने -2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और +2 की वजह से, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, सेम आई थी। अब E1 और E2 की वैल्यू सेम है, इसमें भी sin थीटा इसमें भी sin थीटा, यानी कि जो दोनों वेक्टर्स हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दे बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड sin थीटा वाला कितना हो गया, 0। अच्छा थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, थ्योरी में हम लिखेंगे कि रिजॉल्व E1 वेक्टर and E2 vector into its rectangular components, that is E1 cos theta, E2 cos theta, E1 sin theta and E2 sin theta। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो E1 sin theta and E2 sin theta, ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, दे आर equal and opposite, so the both component will cancel out each other। तो दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। बेटा जब ये दोनों कंपोनेंट आपके कैंसल आउट कर चुके हैं, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, तो हमारे पास दो कंपोनेंट बच गए। कौन कौन से, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, E1 cos थीटा and E2 cos theta, they both are acting in same direction, they both are acting in same direction। वो तो कैंसल आउट कर गए, तो बेटा आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो हमेशा ऐड होते हैं। अब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा अगर मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू सेम थी, जिसको मैंने E मान लिया, तो E1 cos थीटा को मैं लिख दूंगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, जो किसके इक्वल होगा, 2E cos थीटा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आई है वो आई है 2 मल्टीप्लाइड बाय E मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो आपकी डेरिवेशन ऑलमोस्ट हो गई है, 2 का मतलब 2 ही है, E की वैल्यू आपको पता है, तो हमारे पास जो बात आके रुक रही है वो cos थीटा की वैल्यू पे रुक रही है। तो अगर मैं यहां से इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, cos थीटा होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस क्या है, L है, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, AP ले लो या BC ले लो, ठीक है। अब L बाई AP की वैल्यू, AP स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो मेरे पास AP की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L एज इट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये मेरे पास आ गया cos थीटा। अब ये cos थीटा की वैल्यू भी मैं इस जो मेरे पास इक्वेशन आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आई है 2 की cos थीटा।
तो जब मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ई नेट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हमने देखी थी, कोई भी ले लो आप, ये वाली ले लो या ऊपर वाले लो, सेम रहेंगी क्योंकि ई के इक्वल है। तो क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये ई की वैल्यू होगी। कॉस थीटा की अभी हमने कैलकुलेट करी है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो बेटा क्या आई है, कॉस थीटा की वैल्यू आई है एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये मेरे पास आया है एक एक्सप्रेशन जो बताता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कितना है, इस तरीके से। अब आपको यहां पर क्या करना है, Q इंटू टू एल। Q इंटू टू एल क्या होता है, डायपोल मोमेंट P होता है। तो मेरे पास आ गया K एज इट इज, Q इंटू टू एल को रिप्लेस कर दिया मैंने डायपोल मोमेंट P से, डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा ये दोनों जो है सेम है, बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होती है टर्म्स, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, यानी कि 1.5 हो गई पावर, 1.5 को हम लिखते हैं 3/2। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मेरे पास आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो कौन से पॉइंट पर आया बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब के की वैल्यू मैं चाहता हूं तो पुट कर सकता हूं 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है बेटा, अब मेरे को यहां पर क्या करना है, एक जनरल केस बनाना है। क्या बनाना है बेटा, जनरल केस। जनरल केस जैसे उसमें किया था हमने, जनरल केस कहता है इफ पॉइंट P लाइज एट ग्रेटर डिस्टेंस, यानी कि जिस पॉइंट पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अगर वो पॉइंट बहुत बहुत दूर है, जैसे ये पॉइंट बहुत बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है, तो R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और डायपोल की जो लेंथ है L है उसकी वैल्यू बहुत छोटी जाएगी। तो मतलब इफ L यानी कि जो R है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, L से, तो ऐसे टर्म में हम छोटी टर्म को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो मैं नेग्लेक्ट करूंगा किसको, L स्क्वायर को। किसको नेग्लेक्ट करूंगा, L। देखो पिछले डायरेक्शन में बताया था कि जो L है अगर उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर में है, 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, उसका स्क्वायर होगा तो और छोटी आती है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करता हूं बेटा, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Kp बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, इतनी बात है इसमें। इसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, स्क्वायर से ये कैंसिल। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, Kp बाय आर क्यूब फॉर शॉर्ट डायपोल। क्या बोलते हैं इसको, अगर आपको कहता है किसके लिए डेराइव करो, शॉर्ट डायपोल के लिए, तो आपको यहां तक ये स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जो मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा वो कितना आया है, Kp बाय आर क्यूब, और जो एक्सियल के केस में आया था बेटा वो आया था 2Kp बाय आर क्यूब। तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखो कैसे आएगी, ये दोनों कंपोनेंट तो क्या कर गए थे, कैंसिल। अब इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर इस तरफ थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो इस तरफ आपके पास डायरेक्शन होगी, इस तरफ डायरेक्शन होगी। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उस तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि जो डायरेक्शन होती है इक्वेटोरियल के केस में, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, यानी कि डायपोल मोमेंट। यानी कि जो भी डायरेक्शन किसकी रहेगी बेटा, डायपोल मोमेंट की रहेगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल के केस में हमेशा डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट रहेगी। और अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। अब मैं दोनों में रिलेशन बताता हूं आपको। जो हमने ई एक्सियल करा था, जनरल केस किया था, उसका फॉर्मूला आया था 2Kp बाय आर क्यूब, और जो हमने आज किया बेटा ई इक्वेटोरियल, ये आया बेटा Kp बाय आर क्यूब।
तो यहाँ पे देखो ई एक्सियल डबल है किससे, ई इक्वेटोरियल से, तो दोनों का रिलेशन क्या हो गया, ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एट अ गिवन डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमने जो ई एक्सियल की डायरेक्शन बताई थी, वो ई एक्सियल की जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन वही थी जो डायरेक्शन किसकी थी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। यहाँ पर जो ई इक्वेटोरियल की डायरेक्शन है बेटा, यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या है, ये है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ। तो ये हमने आज समझा ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का रिलेशन भी हमने कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।